अर्थ परिभाषा विभिन्न विद्वानों के अनुसार उसके समान अर्थ, उसके व्यापक अर्थ, उसके सीमित अर्थ के आधार पर हमने बताने का प्रयास किया। अब आगे आइए शिक्षण की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया जाएगा कि शिक्षण की विशेषताएं क्या है। तो जो परिभाषा आपने देखा कि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीका से परिभाषित किया कि शिक्षण से व्यवहारों में परिवर्तन होता है, शिक्षण सिखाने में सहायता करता है, शिक्षण एक निर्देशित प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रेरणादायक प्रक्रिया है। तो उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम शिक्षण की विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता आप देख रहे हैं, शिक्षण सुनियोजित होता है। शिक्षण ऐसा नहीं है कि अव्यवस्थित रूप से हम पढ़ा दिए, हमेशा उसको हम व्यवस्थित रूप से पढ़ाएंगे, सुनियोजित रूप से उसे पढ़ाना पड़ेगा। तो शिक्षण की पहली विशेषता है कि शिक्षा क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से होता है, उसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि शिक्षण सुझावात्मक होता है। सुझाव, शिक्षण जो है उसको सुझावात्मक माना जाता है और सजेशन करता है। तीसरी विशेषता, शिक्षण से दया और सहानुभूति जैसे गुणों का विकास होता है। शिक्षण से दया और सहानुभूति जैसे गुणों का विकास होता है। इसके बाद ये सब आप सामान्य जानते ही हैं, दया क्या है, सहानुभूति क्या है। उसके बाद से शिक्षण के चौथी विशेषताओं के रूप में आप जान सकते हैं कि शिक्षण प्रजातंत्री होता है। शिक्षण में सबका कल्याण, प्रजातंत्र का तात्पर्य ये होता है कि सबका साथ सबका विकास। देखते भी है सरकार में शिक्षक का भी भला हो और छात्र का भी भला हो। प्रजातांत्रिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। तो शिक्षण के लिए विशेषता हो गई। पांचवी विशेषता के रूप में आप ये भी जान सकते हैं कि शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए। शिक्षण का तात्पर्य नहीं कि हमें विद्यालय ज्ञान या विषय प्रति सीमित, बल्कि उससे हमारे जीवन में प्रगतिशील कुछ हम सीख रहे हैं, उस विद्या से, उस अध्ययन से, उस शिक्षण से हम अपने जीवन में अनेक चीज़ों को जानने का प्रयास करें। प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। उसके बाद से शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए, डायरेक्शन, निर्देश, प्रेशर नहीं होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए। उसके बाद से शिक्षण से प्रेरणादायक होना। इस तरीका से ये शिक्षण की तमाम विशेषताओं का आपने अध्ययन किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में विशेषताओं के बाद से शिक्षण के प्रकार पर चलेंगे कि शिक्षण के प्रकार कैसा होना चाहिए, किस आधार पर यह तय किया जाता है। और हर देश की जैसी शासन प्रणाली व्यवस्था होती है, जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, जैसी दशाएँ होती हैं, जैसे वहाँ के शासक प्रशासक रहते हैं, उन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर और ये देखा गया है कि शिक्षण को विभिन्न आधारों पर पांच प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि शासन प्रणाली के आधार पर, शैक्षिक क्रिया के आधार पर, शिक्षण के स्वरूप के आधार पर, शिक्षण व्यवस्था के आधार पर और लास्ट शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर। इस तरीका से शिक्षण के प्रकार को हम विभिन्न आधारों पर पांच प्रकार में बांटे हैं, पांच उसके आधार हैं, पांच भागों में बांटा गया है। अब शासन प्रणाली के आधार पर विभिन्न देशों की शासन प्रणाली अलग अलग है। कहीं एक लोकतंत्री शासन प्रणाली है, कहीं बहुतंत्री शासन प्रणाली है, कहीं आपका जो है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो इस तरीका से जिस जिस देश की शासन व्यवस्था सरकार जैसी होगी, वहाँ के शिक्षण का स्वरूप भी वैसा ही दिखाई देगा। शासन प्रणाली के आधार पर हम लोग जो है कि शिक्षण के प्रकार को बांटा गया पांच प्रकार में। उसमें पहला शासन प्रणाली के आधार पर जो है कि शिक्षण तीन प्रकार के हैं, एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। अब एक तंत्रीय शिक्षण में जो शिक्षक होता है वह सक्रिय होता है, और छात्र मौन होता है। वो पूरी तरह से जो है अपना रौब जमाता है विद्यार्थियों पर, वो अपना जैसा चाहता है वैसा वो क्लास में, कक्षा में वैसा
कोशिश करता है। इस तरीके से रोक जमाते हुए पूरी कक्षा को मेंटेन करता है और शिक्षार्थी जो होता है डर और भय के वजह से वह अध्यापक की बात का आलोचना नहीं कर पाता, प्रतिरोध नहीं कर पाता है। इस तरीका से एक तंत्रीय शिक्षण का अभिप्राय हुआ। दूसरा, लोकतंत्रीय शिक्षण। लोकतंत्रीय शिक्षण का तात्पर्य होता है कि इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय होते हैं, दोनों जो है कि मित्रवत व्यवहार करते हैं। इस तरीका का तात्पर्य है कि दोनों का भला हो, शिक्षक का भी भला होना चाहिए और शिक्षार्थी का भला होना चाहिए। इस तरीके से दोनों में समन्वय, सहयोग की भावना होती है, सहानुभूति की भावना होती है। तो ये होता है लोकतंत्रीय शिक्षण का अर्थ। तीसरा, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण का तात्पर्य होता है कि इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना, इस प्रक्रिया में, इस प्रणाली, इस शिक्षण के प्रकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना, विद्यार्थी को स्वतंत्र छोड़ देना। विद्यार्थी स्वतंत्रतापूर्वक जो है कि अपना कार्यक्रम करता रहे, अध्ययन करता रहे और जब उसे जरूरत पड़े शिक्षक से उसका सहयोग लेता रहे। इसमें भी एक तरह से समझिए कि मित्रवत भी सहयोग होता है। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण तीन प्रकार के, एक तंत्रीय शिक्षण, और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच के संबंधों को तीन शासन प्रणालियों के आधार पर हम लोग समझे। अब आइए शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण प्रणाली भी तीन प्रकार की है। पहला, प्रस्तुतिकरण शिक्षण प्रणाली। दूसरा, प्रदर्शन। तीसरा, कार्य करना। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि जो हम शिक्षण का काम करते हैं, पढ़ाने का काम, कैसे हम प्रस्तुत करें। दूसरा, प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, प्रदर्शित किया जाता है, हाव भाव स्कूल में, कक्षा में प्रदर्शन का काम किया जाता है। और उसके बाद से एक्शन, शिक्षण को किस तरीका से पढ़ाया जाए। इसी तरीके से शिक्षण के तीसरे प्रकार के रूप में शिक्षण के स्वरूपों के आधार पर भी शिक्षण तीन प्रकार का होता है। पहले वर्णनात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। वर्णनात्मक शिक्षण का तात्पर्य होता है कि हम शिक्षण को वर्णन, डिस्क्रिप्टिव करके उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद से निदानात्मक शिक्षण कि पहले हम शिक्षण में जो भी समस्या होता है उसके कारणों का पता लगाते हैं, तब जाकर उसका हम निदान या समाधान करते हैं। तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग कहा जाता है। उपचारात्मक निदानों के बाद से हम फिर उस कारण का पता लगाते हैं समस्याओं के, तब फिर जाकर उसका हम उपचार करते हैं। इसी तरीका से चौथे प्रकार शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर भी शिक्षण के तीन प्रकार होते हैं। औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निरौपचारिक शिक्षण, जिसको अंग्रेजी में हम क्रमशः फॉर्मल टीचिंग, नॉन फॉर्मल टीचिंग और इनफॉर्मल टीचिंग कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षण का तात्पर्य जो शिक्षा हम एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित अध्यापकों द्वारा विद्यालयों में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे हम औपचारिक शिक्षा कर सकते हैं, औपचारिक शिक्षा कर सकते हैं। और इस तरह के शिक्षण को औपचारिक शिक्षण कहा जा सकता है। घर परिवार में जो शिक्षा विद्यालय से दूर हटकर हम जो शिक्षा लेते हैं उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और निरौपचारिक शिक्षा में जब हम विद्यालय और औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बीच के जो कंडीशन होते हैं, जो इस तरह की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, जैसे प्रौढ़ावस्था की शिक्षा तमाम प्रकार की सरकार जो संचालित करती है, बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए, गंवारों को पढ़ाने के लिए, निरक्षरों को पढ़ाने के लिए, इस तरह की शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा के नाम से जान सकते हैं। अब शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर भी शिक्षण तीन प्रकार के हैं। पहला, ज्ञानात्मक शिक्षण, जिसको कॉग्निटिव टीचिंग कहा जाता है। दूसरा, भावात्मक शिक्षण, जिसको अफेक्टिव टीचिंग कहा जाता है। और तीसरा, मनोगत्यात्मक शिक्षण, जिसको साइकोमोटर टीचिंग कहा जाता है। ज्ञानात्मक शिक्षण का तात्पर्य होता है कि जिस विषय वस्तु को हम लोग पढ़ा रहे हैं, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके नाम को, उसके अर्थ को, उसकी परिभाषा को हम कैसे बताएं, कैसे समझाएं, इस तरह के हम उसको कॉग्निटिव या ज्ञानात्मक शिक्षण कहते हैं। भावात्मक, जो उससे जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, उसका हम भावात्मक शिक्षण कहते हैं। मनोगत्यात्मक, और उसके द्वारा जो मन की क्रियाएं उत्पन्न होती हैं उसको
कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके द्वारा जो रिएक्शन प्राप्त होता है, भावों के बाद से जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, इसको हम मनोगतात्मक शिक्षण कहते हैं। इस तरीका से आज हम लोग शिक्षण के प्रकार के बारे में पढ़ा कंप्लीटली।